आज हम देखेंगे वायरलेस चार्जिंग आईसी के बारे में। आईफोन 8 और 8 प्लस के फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग की जो आईसी होती है वो कैसे ऑन होता है इसके बारे में समझेंगे और इसकी जो सर्किट है इसको डीप में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस वायरलेस चार्जिंग को, यहाँ पे दिख रहा है इसका जो कनेक्टर होता है वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे इसका जो साइक्लोन कनेक्टर दिख रहा है ये इसकी वायरलेस चार्जिंग की कॉइल यहाँ पर कनेक्ट होती है और कॉइल में दो एंड होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। मतलब एक वायर को लपेटोगे तो दो पॉइंट्स उसके बनेंगे, वो दोनों पॉइंट एक दूसरे पे कनेक्ट हो जाएंगे, वन साइड और अदर साइड। तो स्कीमेटिक से भी ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे इसकी आईसी लगी हुई है। अब इसमें होता क्या है चार्जिंग के, वायरलेस चार्जिंग में पहले समझो आप होता क्या है। तो वायरलेस चार्जिंग के टाइम में होता ऐसा कुछ है कि जो हमारी टाइग्रिस आईसी है, जो हमारी चार्जिंग आईसी है, उसके अंदर अगर आप पहले नॉर्मल चार्जिंग अगर आप करते हो तो जैसे ही आप यूएसबी लाइटनिंग केबल इन करते हो तो उसको 5 वोल्ट वी बस मिलता है और वो चार्ज करता है। उसी की तरह से वायरलेस चार्जिंग आईसी भी क्या करता है, इंड्यूस वोल्टेज जनरेट करता है, जो कि हमारे बूस्ट कॉइल, जो वायरलेस चार्जिंग की इंडक्टर कॉइल होती है जो फ़ोन के पीछे लगा होता है, वहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है। और वो ईएमएफ वोल्टेज जो होता है ना, एसी नेचर का होता है। क्योंकि अगर आप कॉइल के बारे में समझते हो तो कोई भी कॉइल के अंदर अगर इंड्यूस वोल्टेज बनता है या ट्रांसफार्मर में इंड्यूस वोल्टेज बनता है तो उसका जो नेचर होता है, ओनली इंड्यूस वोल्टेज का जो नेचर होता है वो एसी होता है। ठीक है, तो उसे जो है ना हमें रेक्टिफाई करना पड़ता है और उसके बाद ये जो आईसी केवल रेक्टिफाई का काम करती है और कंट्रोल वोल्टेज, कंटिन्यूस वोल्टेज जो है कंट्रोल वोल्टेज बनाने का काम करती है, जो कि वी बस के इक्विवेलेंट होती है। जो वी बस हमारे टाइग्रिस आईसी को चाहिए होती है उतनी वोल्टेज बना के टाइग्रिस को एज ए वी बस देती है। ठीक है, जिससे हमारी टाइग्रिस आईसी एज यूजुअल जैसे हमारी लाइटनिंग केबल के थ्रू चार्ज करती है फ़ोन को, वैसे ही जो हमारी टाइग्रिस आईसी है वो वी बस 2 नाम की एक सप्लाई होती है उसके थ्रू चार्ज करती है, जो कि वी बस 2 हमारी सीधा डायरेक्ट आउटपुट होती है वायरलेस चार्जिंग आईसी से। ठीक है, तो चलिए इसकी सर्किट को समझते हैं। तो यहाँ पे U34 नंबर से इस आईसी को यहाँ पे डिनोट किया गया है, जो कि हमारी वायरलेस चार्जिंग आईसी है। और जस्ट डाउन साइड में हमारा U3300 जो दिख रहा है ये हमारी टाइग्रिस चार्जिंग आईसी है, मेन चार्जिंग आईसी। तो यही दोनों मिलके मोबाइल को जो है वायरलेस चार्जिंग मोड पर लाते हैं। तो हमारी U3400 का रोल है यहाँ पे, क्योंकि ये मेन वायरलेस चार्जिंग आईसी है। तो पहले हम इसको यहाँ पे सर्च करेंगे U3400। ठीक है, पहले मैं इसको U3400 यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। U3400 और ये आईसी सामने आपको शो हो रही है। ठीक है, तो आप इसको समझना है, इसको डीप में कैसे है। देखो यहाँ पे कॉइल लिखी हुई है ना, 2 कॉइल, मतलब ये साइक्लोन कनेक्टर से आ रहा है ये दोनों ट्रैक लाइन। अगर इसको हम सर्च करते हैं तो ये हमें सीधे साइक्लोन कनेक्टर के ऊपर ले जाएगा। ये देखो हमारा ये जो कनेक्टर है साइक्लोन कनेक्टर। ठीक है, इसके हमारे एक एंड जो दिख रहा है 2 और 4 नंबर पिन आपस में जॉइंट है और 1 और 3 नंबर की पिन आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारा कॉइल 1 कनेक्टर लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉइल 2 कनेक्टर, मतलब कॉइल 2 नहीं है, कॉइल एक ही है, उसकी दोनों एंड है। ठीक है, तो वो पावर यहाँ पे जो है इन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक जो कॉइल है ना वो कॉइल के अंदर हो क्या रहा है, कॉइल के अंदर इंड्यूस वोल्टेज बन रहा है। इंड्यूस वोल्टेज बनने का प्रोसेस अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हो। ऐसा कॉइल का 2 एंड है, मतलब ऐसे डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है वो ऐसा है कि एक पूरा जो है राउंड यहाँ से शुरू हुआ और ऐसा पूरा राउंड करते करते, ठीक है, ये लास्ट आके इधर कनेक्ट हुआ, ऐसा समझो। ठीक है, मतलब वायर एक ही है और उसको पूरी तरह से यहाँ लपेट दिया गया है। अब इसके अंदर आपको जो है ना बहुत सारे राउंड दिखेंगे वायर के, जो कि बहुत हैवी राउंड है। ठीक है, तो आपको इसमें होता क्या है कि जो हमारा कॉइल होता है ना उसका एक नेचर होता है। ट्रांसफार्मर का अगर वर्किंग प्रोसेस आपको पता होगा ना तो ये भी समझ जाओगे ईजिली। क्योंकि देखो जो हमारा वायरलेस चार्जिंग होता है वो करता क्या है, इसमें बस वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वो चेंज करता है। और जब किसी कॉइल में ना कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तो उस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस वोल्टेज जनरेट होता है, जो कि उसी चेंज का अपोज करता है, मतलब उसी चेंज को विरोध करता है। और वो विरोधी फोर्स जो होता है वो एज ए वोल्टेज होता है। ठीक है, तो वही इंड्यूस वोल्टेज जो होती है इस कॉइल के थ्रू इन होगी।
तो इतना समझ में आ गया। अगर इसको डीप में और समझना है आपको कि ये कैसे हमारा इंड्यूस वोल्टेज बनाता है, तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो कि ये कॉइल जो है ना वो ईएमएफ कैसे जनरेट करता है, ठीक है। तो ईएमएफ वोल्टेज जो होती है हमारी ऑलवेज जो होगी, जो भी इंड्यूस वोल्टेज होगी वो हमारी एसी नेचर की होती है, तो उसे रेक्टिफायर करना पड़ता है, रेक्टिफाइंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा है, तो ज़्यादातर आपकी ये जो कैपेसिटर है ना ये शॉर्ट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली एसी नेचर के वोल्टेज के ऊपर दिख रहा है आपको, कनेक्टेड है, और इसमें दोनों साइड आपका पॉजिटिव होता है, ग्राउंड नहीं होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है ये वोल्टेज जब इन होती है ना यहाँ पे, तो देखो एक वोल्टेज जो 2 वाली है वो AC2 पर इन हो रही है और एक और जो है AC1 पे इन हो रही है। अब ये इन होते ही ये AC नेचर की वोल्टेजेस इन होंगी, तो बूट 1 और बूट 2 जो है ना उनके बूट कैपेसिटर पे वोल्टेजेस जनरेट करेंगे। लेकिन ये होगा प्रॉपर प्रोसेस कंप्लीट कब, जब ये दोनों वोल्टेज, आप देखो यहाँ पे 4 रेक्टिफायर डायोड लगाए गए हैं, और ये जो कॉइल की वोल्टेज है ना ये नेचर आपको दिख रहा है एज ए जेनर की तरह, लेकिन ये काम रेक्टिफायर का कर रहा है। देखो यहाँ पे ये वोल्टेज इन हो रहा है, ठीक है, और ये हमारा जो एनोड है, एनोड पे इन हो रहा है, तो ये कैथोड साइड ट्रांसफ़र कर रहा है, इधर दूसरा भी एनोड से कैथोड साइड ट्रांसफ़र कर रहा है। तो AC को डायोड क्या कर रहा है यहाँ पे, DC नेचर में बदल रहा विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे हैं उनकी हेल्प से, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है कि जो कॉइल 2 की इंड्यूस पावर है वो भी AC टू DC विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर कन्वर्ट हो रही है DC में, ठीक है, और यहाँ पे जाके इन हो रही है, जो कि यहाँ पे लिखा भी है वी रेक्टिफायर VDD, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है वी रेक्ट VDD, वी रेक्टिफायर VDD, ये इनपुट होगी और उसको ये सेंस भी कर रहा है, वी रेक्ट सेंस मतलब कि जो रेक्टिफाइंग वोल्टेज आ रही है हमारे पास AC टू DC, वो वोल्टेज हमें सेंस करना है। यहाँ पे सेंस करने के बाद ये एक करंट सेंसिंग रजिस्टर यहाँ पे ऐसा एज ए करंट सेंसिंग रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि 3410 है। ये रजिस्टर के दूसरी साइड आपका देखो MID पावर बन जाती है इसमें, जैसे ये इन होगा और ये AC1 AC2 इन होगा, यहाँ पे MID पावर बनेगी और MID पावर भी सेंस की जाएगी, और इस रजिस्टर के दोनों साइड ये जो वोल्टेज है ना लगभग जो है इक्वल होंगे, ठीक है। दोनों साइड वोल्टेज इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर की वैल्यू भी काफ़ी लो है 0.02। अभी रजिस्टर रिमूव भी नहीं होना चाहिए, और इस रजिस्टर की जो सेंसर लाइन है ये ओपन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे वी रिएक्ट सेंस नहीं होगा, और उसके बाद भी हमारा जो वायरलेस चार्जिंग फेलियर होगा। अब आपको यहाँ पे ये देखना है बूट कैपेसिटर पे 8 वोल्ट बनने लगे, और यहाँ पे ये रजिस्टर के दोनों साइड वोल्टेज सही है और ये लाइन हमारे सही है। डायोड में से कोई भी डायोड मिस नहीं होना चाहिए, अगर कोई डायोड मिस हो जाता है या फिर शॉर्ट हो जाता है तब भी हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा चार्जिंग में, वायरलेस चार्जिंग में। अब यहाँ पे देखो PP VDD मेन जो है ना 4 वोल्ट इसको दिया गया है, मतलब 3.7 वोल्ट इसको दिया गया है, जो कि एज ए एक इनपुट की तरह है, लेकिन यहाँ पे ANA करके एक सेक्शन है उसको दिया गया है, अभी उसको समझेंगे। तो ये हमारा MID बनने के जस्ट बाद यहाँ स्विचिंग होने लगती है, और स्विचिंग होके ये आउटपुट बनेगा, लेकिन ये आउटपुट डायरेक्ट नहीं बनेगा। अब ये कैसे बनेगा ये समझना है, तो इसके अंदर फिर अगेन यहाँ पे PP VDD मेन जो है ना इन कराया गया है रजिस्टर के थ्रू। ये रजिस्टर भी हमारा मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर मिस होगा तो 5 वोल्ट यहाँ इन नहीं होगी। यहाँ पे PP 5 वोल्ट VMID ऑग्स एक्सटारा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा 4 वोल्ट PP VDD मेन आएगा, और यहाँ से जो हमारा 5 वोल्ट का VDD वोल्टेज बनेगा और ये कैपेसिटर पे रहेगा। ये भी हमारा कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे V डिजिटल कोर VDD वोल्टेज बनेगा, जो कि 1.5 वोल्टेज होगा, ये भी हमारा शॉर्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उसके नीचे जो ये इंपॉर्टेंट वोल्टेज दिख रही है VDD आउटपुट, ये वोल्टेज जो है ना इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी वायरलेस चार्जिंग IC को रीसेट कराने का काम करती है। ये वोल्टेज यहाँ से जनरेट होके सीधा जो हमारा PMU टू इक्टारा मतलब कि वायरलेस चार्जिंग IC, ठीक है, PMU टू इक्टारा IC के अंदर जो रीसेट लाइन आ रही है उसके ऊपर पुलअप कर दी गई है 10 के रजिस्टर से। तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर डैमेज नहीं होने चाहिए, नहीं तो IC रीसेट नहीं होगी और हमारा वायरलेस चार्जिंग में परसेंटेज भी इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा रीसेट होने के बाद जैसे ही रीसेट होगा तो ये एंट्रिप करेगा CPU के अंदर, और इसकी SMC जो है मतलब यहाँ पे जो हमारा I2C लाइन है वो एक्टिव हो जाएगी, और ये I2C लाइन बैटरी कनेक्टर पर भी कनेक्ट है, मेन चार्जिंग IC जो टाइग्रिस IC है उसमें भी कनेक्ट है, बूस्ट IC जो है 5 वोल्ट की बूस्ट IC उसमें भी कनेक्ट है, और इस तरह से ये CPU से जनरेट हो रही है। तो इस तरह से ये जो हमारी I2C लाइन है ये मल्टीपल ICs में कनेक्टेड है, जो कि वर्क करती है विद द हेल्प ऑफ I2C एड्रेस, ठीक है। अभी नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे इक्टारा टू PMU OBP, ये पावर IC को एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए भी सिग्नल यहाँ से जो है GPIO के थ्रू आउट करती है। अभी इसको देखो कई बार क्या होता है ना कि ये जो GPIO है ना ये वर्किंग में नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ये जो सर्किट दिख रही है ये कनेक्टेड है हमारी पेन PMU के ऑक्सिलरी सेक्शन में, ठीक है, तो एमॉक्स सेक्शन में। तो हमारा ये करता क्या है कि जो रीसेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग और जो I2C मिल रही है हमारे फ़ोन के अंदर जो ना कंट्रोल आउटपुट जनरेट कराने के लिए है। यहाँ पे जो आउटपुट हो रहा है कंटिन्यूअस कंट्रोल आउटपुट जनरेट करने के लिए है।
तो ये चीज़ भी हमारा इंपॉर्टेंट है। और नीचे की ये सभी लाइनें एनसी हैं, जो बस ये रजिस्टर आप देख लेना, निकला हुआ नहीं होना चाहिए। ये रजिस्टर भी हमारा इस आईसी को ऑफ कर सकता है, ठीक है। ये हमारा आईडी रजिस्टर है, प्रोडक्ट आईडी दिख रहा है, ये रजिस्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अब होता है इसका इनेबल प्रोसेस। तो पीपीवीडीडी मेन यहाँ पे हमारा ANA वोल्टेज अगेन यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे भी एक हमारा ANA3 दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों पीपीवीडीडी मेन यहाँ पे इन होने चाहिए। और PP 1.8H2 मतलब ये पावर आईसी से कॉइल पर बनने वाली पावर है 1.8, जो कि इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है, वो वोल्टेज भी यहाँ पे F6 पे आना चाहिए, ट्रैक ओपन नहीं होने चाहिए। अगर ये सभी वोल्टेजेस यहाँ पे इनपुट के तौर पे आ रही हैं और ये आउटपुट निकाल रहा है, तो रीसेट होगा, और रीसेट होने के बाद तुरंत पावर आईसी जो है ना, PMU2 इक्टारा इनेबल एक्सटर्नल 1.8 वोल्ट दिख रहा है, तो जो पावर आईसी है इसको आईसी को इनेबल कर देगा, और चार्जिंग जो है हमारा शो करना शुरू हो जाएगा स्क्रीन पर। देखो यहाँ पावर आईसी से ये लाइन जो है GPIO से आउट हो रही है, ये पावर आईसी है U2700 होगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस में आपको ना ये ट्रैक लाइन भी आपको चेक करना है, ये रजिस्टर इंपॉर्टेंट है। तो वोल्टेज जाने के बाद हमारा ये इनेबल होते ही हमारा वोल्टेज जो है प्रॉपर यहाँ पे सस्टेन वोल्टेज, एकदम स्टेबल वोल्टेज निकलेगा, और वो DC नेचर का होगा, ना कि AC नेचर का। और ये जो VBUS2 इक्टारा है ना, ये वोल्टेज हमारा आगे जाएगा, ये वोल्टेज हमारा आगे जाएगा, देखो इसको हम सर्च करेंगे, और ये वोल्टेज जाएगा हमारा टाइग्रिस आईसी को, जो कि हमारा टाइग्रिस बूट लिखा है यहाँ पे, 8 वोल्ट यहाँ पे जनरेट होने लगेगी। और यहाँ से हमारा जो ना पीपीवीडीडी मेन तो बनता ही रहेगा कंटिन्यूस बैटरी की मदद से, और यहाँ से हमारा बैटरी भी क्या होगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पीपीवीडीडी PP बैट VCC लिखा हुआ है, बैटरी कनेक्टर। तो ये मेन चार्जिंग आईसी है। ये आप समझते हो कि अगर चार्जिंग आईसी का फंक्शन आपको पता है तो एकदम बिल्कुल भी वैसे ही ये चार्ज करना शुरू कर देगा, क्योंकि हो ये रहा है कि जब आप PP VBUS1 E75 लगा रहे हो, मतलब लाइटनिंग केबल से पावर दे रहे हो 5 वोल्ट, तो यहाँ पे नॉर्मल VBUS1 मिल रहा है और ये चार्ज कर रहा है MID1 बना के, ठीक है। लेकिन जब आपने यहाँ पे अभी देखो MID2 का भी कैप जो है ना यहाँ पे इसी कैप में कनेक्टेड है, लेकिन आपका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। MID1 में देखो इधर ऊपर कनेक्टेड है इसके जो कंपोनेंट हैं कैपेसिटर, जिस पे हमें 5 वोल्ट मिलेगा, और इसका जो दूसरा एंड देखो MID1 और MID2 के बीच में कुछ कैपेसिटर, ये भी शॉर्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। और एक रजिस्टर लगा के वोल्टेज को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, मतलब कि दोनों पे वोल्टेज आपको मिलेंगे सेम टाइम पे। तो इसी तरह से क्या होगा कि जब PP VBUS2 इक्टारा से आएगा, मतलब वायरलेस चार्जिंग आईसी से आएगा, और जब यहाँ इन होगा, तब जैसा कि VBUS1 से ये काम कर रहा था आईसी चार्जिंग का, वैसा ही VBUS2 से काम करना शुरू कर देगा। और ये जो I2C है वो हमारे इक्टारा मतलब वायरलेस चार्जिंग आईसी के अंदर भी कनेक्ट है, और यहाँ भी कनेक्ट है। और ये हमारी जो ऐसे I2C लाइन है ना, ये CPU से जनरेट हो रही है। बूस्ट लाइन में भी PP बूस्ट आईसी जो है ना हमारी, उसमें भी कनेक्ट है, और पावर डिलीवरी आईसी USB आईसी जो है उसमें भी कनेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो रोल है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी I2C लाइन ओपन नहीं होनी चाहिए किसी भी आईसी के अंदर से, तो इसको ट्रेस करना होता है, समझना होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि VBUS2 कैसे बन रहा है यहाँ पे, और जो हमारी इक्टारा आईसी है वो कैसे काम कर रही है, और इसकी टेस्टिंग पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हो इसी तरह के वीडियोस को देखना, तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हो, पूछ सकते हो कि ये चीज़ें जो हैं कैसे काम कर रही है, और सर्किट को और डीप में आप हमसे जो है समझ सकते हो, जिससे कि आपको आईफोन रिपेयरिंग में सर्किट की पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, पूरी नॉलेज हो जाएगी, और आप जो है आईफोन को रिपेयर करने में काफ़ी जैसे आपको ईजी हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग में आईफोन रिपेयरिंग का कोर्स करना, तो आप हमारे ऑनलाइन आईफोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी सीट बुकिंग चल रही है। न्यू बैच जो है 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग टाइम है इसका, जो कि अच्छा टाइम है, आप उस टाइम पर इसे ज्वाइन कर सकते हो। और पूरी सेक्शन, जितने भी सेक्शन है आईफोन के अंदर, जो कि हमारे पावर से रिलेटेड है, चार्जिंग से रिलेटेड है, वायरलेस चार्जिंग से रिलेटेड है, नेटवर्क सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, LCD सेक्शन, सेंसर, जो भी कैमरा सेक्शन, ये सारे सेक्शन आपको जो है ना एडवांस लेवल पे इसी तरह से 1 बाय 1 सभी सर्किट के बारे में बताया जाएगा, सभी सर्किट को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं कि कोर्स को करना, इसमें आपको क्या है ना, देखो मैं एक चीज़ मैं और बता दूं, लोग कहते हैं ना कि सर 14-15 का कोर्स लाओ, सीधे 14-15 आप नहीं कर पाओगे। पहले आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, और पहले आपको वो फ़ोन स्ट्रांग होना चाहिए जिसमें स्कीमेटिक दिया हुआ है, जिसका स्कीमेटिक दिया हुआ है, पहले आप वो पढ़ोगे, वो करोगे, उसके बाद आपको जो है धीरे धीरे जो फ़ोन है जिनके बिट मैप दिए हुए हैं उनमें वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ बिट मैप में कि वो आईसी का जो पिन है उसका क्या काम है, ठीक है।
तो वो चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ा जो है ना एडवांस होना पड़ेगा। तो पहले आपको सर्किट समझना पड़ेगा, आईफोन के सिस्टम को समझना पड़ेगा कि कैसे इसकी बूट सीक्वेंस बनती है, कैसे इसका चार्जिंग हो रहा है, कैसे इसका जो है मेन चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग है। तो जब आप चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा कि चार्जिंग में हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है तो कहाँ पे काम करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग सीखना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ।